आपके वस्त्र और आभूषणों से तो आप एक राजकुमारी प्रतीत होती हैं। आप बहुत भीग गई हैं। ऐसे ही खड़ी रहेंगी तो आप ठंड से बीमार हो सकती हैं। मेरा घर यहीं पास में है, आप चाहें तो मेरे घर आ सकती हैं। ठीक है, बस मुझे कोई देख ना ले, इसका ध्यान रखना। शत्रु राज्य के कुछ सिपाही मेरा अपहरण करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे पकड़ा भी था, परंतु मैं वहाँ से जैसे तैसे भाग आई हूँ। मुझे तुम्हारे घर में छुपने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। राजकुमार मैनावती अपने राजमहल से बाहर आकर वन विहार के लिए जा रही होती है। तभी वहाँ शत्रु राज्य के कुछ सिपाही आते हैं और मैनावती को पकड़कर उसे अगवा करने का प्रयास करने लगते हैं। छोड़ो, छोड़ो मुझे! कौन हो तुम लोग? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अब उस सत्यवान को संदेशा भेजता हूँ कि उसकी पुत्री को हमने बंदी बना लिया है। सिपाही महाराज सत्यवान के दरबार में एक पत्र भेजता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि राजकुमारी मैनावती को हमने बंदी बना लिया है। वो पत्र पढ़कर, महामंत्री, महामंत्री, ये क्या अनर्थ हो गया? हमारी पुत्री तो वन विहार के लिए जाने वाली थी। आपने उसके साथ सेवक और सिपाही नहीं भेजे थे। इस पत्र में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो किस प्रकार पता चलेगा कि किसने हमारी पुत्री का अपहरण किया है? महाराज क्षमा कीजिए, परंतु आज राजकुमारी ने हट किया कि वो अकेले ही विहार करने जाना चाहती हैं, इसीलिए मैं किसी सेवक को नहीं भेज पाया। महाराज सत्यवान बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। इधर शत्रु राज्य के सिपाही राजकुमारी एक पेड़ से बांधकर भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। वो सब बातें करते हुए भोजन कर रहे थे। इसी अवसर का फायदा उठाकर राजकुमारी अपने आप को मुक्त करती है और उन सब की दृष्टि से बचकर भाग जाती है। वो भागते भागते दूर एक खेत में पहुंच जाती है। तभी उनका पैर फिसल जाता है और राजकुमारी एक कुएं में गिर जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ! मैनावती की आवाज सुनकर वही खेत में मजदूर का काम करने वाला मोहन, अरे, लगता है कोई कुएं में गिर गया है। मुझे जाकर उसे बचाना चाहिए। मोहन कुएं में कूद जाता है और राजकुमारी को कुएं से बाहर लेकर आता है। राजकुमारी पूरी भीगी हुई होती है। वो ठंड से कांपने लगती है। तब आपके वस्त्र और आभूषणों से तो आप एक राजकुमारी प्रतीत होती हैं। आप बहुत भीग गई हैं। ऐसे ही खड़ी रहेंगी तो आप ठंड से बीमार हो सकती हैं। मेरा घर यहीं पास में है, आप चाहें तो मेरे घर आ सकती हैं। ठीक है, बस मुझे कोई देख ना ले, इसका ध्यान रखना। शत्रु राज्य के कुछ सिपाही मेरा अपहरण करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे पकड़ा भी था, परंतु मैं वहाँ से जैसे तैसे भाग आई हूँ। मुझे तुम्हारे घर में छुपने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अपने आसपास कोई नहीं है, ये देखते हुए मोहन ध्यान से राजकुमारी को अपने घर ले आता है। फिर उसे अपनी धोती और पोशाक देता है। राजकुमारी जी, ये लीजिए, मेरे पास तो यही वस्त्र हैं, धोती और पैरण। आप इसे पहन लीजिए। हाँ, यही ठीक है। अगर मुझे ढूंढते हुए शत्रु के सिपाही यहाँ आ भी गए तो उन वस्त्रों में मुझे पहचान नहीं पाएंगे। मोहन घर के बाहर आता है और मैनावती वस्त्र बदल लेती है। कुछ देर के बाद मोहन खाना बनाता है और राजकुमारी को परोसता है। राजकुमारी, ये लीजिए, मुझ गरीब के घर का ये भोजन स्वीकार कीजिए। मैं जानता हूँ आपको रोज कई प्रकार के व्यंजन और मिष्ठान खाने की आदत होगी, परंतु मैं अभी आपको इस सब्जी और रोटी के सिवा और कुछ नहीं खिला सकता। मैनावती एक निवाला खाती है और, मोहन, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है। उन शत्रुओं की दृष्टि से बचाकर तुम मुझे यहाँ अपने घर ले आए हो। मैंने बहुत देर से खाना नहीं खाया होगा। ये विचार करके तुमने मेरे लिए, वो भी बिना कहे ही मेरे लिए भोजन बनाया है। ये भोजन मेरे लिए किसी भी मिष्ठान से भी अधिक मीठा है। मैनावती सारा भोजन समाप्त करती है और फिर मोहन भी खाना खा लेता है। मोहन घर के बाहर एक खटिया डालकर सो जाता है
और राजकुमारी मैनावती घर के अंदर सो जाती है। सुबह सूरज के उगते ही मोहन जग जाता है। वो अपनी नित्य कर्म करके पंछियों को खाने के लिए दाने डालता है और उनके लिए पानी रख देता है। राजकुमारी घर के खिड़की से मोहन को देख रही होती है। कितने कोमल हृदय का है ये पुरुष, दिखने में भी इतना सुंदर है और सबके लिए कितना सोचता है। अब मैं एक राजकुमारी हूँ ये जानकर सभी सुविधाओं का ध्यान रख रहा है, वहीं इन पक्षियों के लिए भी भोजन रख रहा है। सच में इसका नाम मोहन है, लेकिन मैं इस पर मोहित हो रही हूँ। इसके शरीर और शुद्ध मन को देखकर लगता है कि इसे एक मजदूर नहीं, एक राजकुमार होना चाहिए था। मैनावती मन में सोच रही थी, तभी मोहन घर के अंदर आता है। राजकुमारी भी अपनी स्नान संध्या कर लेती है और दोनों फिर सुबह का अल्पोपहार कर लेते हैं। फिर राजकुमारी, मैंने आपके लिए दोपहर का भोजन बना लिया है। मैं अब खेत में काम करने के लिए जा रहा हूँ। आप आराम कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। नहीं मोहन, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। तुम निश्चिंत होकर अपने काम पर चले जाओ। मोहन अपनी मजदूरी के काम पर चला जाता है। शाम होने के बाद मोहन अपने घर वापस आता है। मोहन भोजन बनाने के लिए अंदर जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि सारा भोजन पहले से ही तैयार है। राजकुमारी, ये सब भोजन आपने बनाया है? क्या आपको मेरे हाथ का भोजन अच्छा नहीं लगा? ऐसी बात नहीं है मोहन, दिन भर में ऐसे ही बैठी रहती हूँ मैं, इसलिए मैंने विचार किया कि आज मैं भोजन ही बना लेती हूँ। मैनावती और मोहन दोनों भोजन कर लेते हैं। मोहन को राजकुमारी के हाथ का स्वाद बहुत पसंद आता है। राजकुमारी, आपने तो कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है। मैंने तो सोचा था कि आपको भोजन पकाना नहीं आता होगा। आपके राजमहल में तो कितने दास दासियां होंगी, आपको तो कोई काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा कथन उचित है मोहन, परंतु मैं एक राजकुमारी होकर भी अपने कार्य स्वयं करना पसंद करती हूँ। मुझे भोजन बनाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पिताश्री को भी मेरे हाथ के भोजन का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। पिताश्री का स्मरण होते ही मैनावती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोइए मत राजकुमारी, मुझे विश्वास है कि जल्दी ही आप अपने पिताश्री से भेंट कर पाएंगी। एक बार इन शत्रुओं के संकट से आप मुक्त हो जाइए, उसके बाद तो आपको राजमहल जाना ही होगा। मोहन की बात सुनकर मैनावती शांत हो जाती है। फिर एक बात बताओ मोहन, तुम अकेली ही रहते हो या तुम्हारे परिवारजन किसी दूसरे नगर में गए हैं? नहीं राजकुमारी, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। जब मैं 10 साल का था तब मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। हमारे परिवार में मेरे पिता, मेरे दादाजी और उनके पूर्वज सबकी जब उनका बेटा 10 साल का हो जाता है उनकी मृत्यु हो जाती है। ये कोई श्राप है या केवल सहयोग, मुझे नहीं पता, परंतु कई पीढ़ियों में ऐसा ही हुआ है और इसी कारण से अब मेरा विवाह नहीं होगा। मैं सालों से अकेला हूँ और आगे भी अकेला ही रहूंगा। मैनावती को मोहन की बात सुनकर दुख होता है। आगे कुछ दिनों तक राजकुमारी मैनावती भेष बदलकर मोहन के घर ही रहती है। इधर राजमहल में महामंत्री, अब मैं शांत नहीं बैठूंगा। मुझे अपनी पुत्री को खोजने के लिए जाना ही होगा। आप राजमहल की व्यवस्था देखिए। मैं कुछ सेवकों के साथ राजकुमारी को ढूंढने जाता हूँ। गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई है कि राजकुमारी किसी भी शत्रु राज्य में नहीं है। इसका अर्थ है कि शत्रुओं ने मेरी पुत्री को हमारे ही राज्य में कहीं छुपा कर रखा है। मैं अपनी पुत्री को अब ढूंढ कर ही वापस आऊंगा। एक दिन मोहन, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। उस दिन तुमने कहा था कि तुम आगे भी अकेले रहने वाले हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? आप मेरे साथ कैसे रह सकती हैं? मोहन, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ये कैसे हो सकता है राजकुमारी? मैं तो सामान्य मजदूर हूँ और आप एक राजकुमारी। मेरा और आपका विवाह कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें वचन देती हूँ मोहन कि मेरा विवाह होगा
तो तुमसे ही होगा। मेरा प्रेम कभी असफल नहीं हो सकता। मोहन भी मैनावती से प्रेम करने लगा था, परंतु वो भय के कारण अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों के बाद मोहन अपने काम पर चला जाता है। तभी एक साधु बाबा मोहन के घर आते हैं। राजकुमारी उन्हें भिक्षा देने के लिए बाहर आती है। भिक्षा ग्रहण करने के बाद, राजकुमारी, आप इतनी व्यतीत क्यों हैं? आपने मुझे पहचान लिया साधु बाबा, और मेरी मानसिक स्थिति का भी अनुमान लगा लिया। हाँ राजकुमारी, मैं जानता हूँ कि आप राजकुमारी मैनावती हैं और शत्रुओं से छुपकर यहाँ रह रही हैं। जी साधु बाबा, मैं यहाँ रह तो रही हूँ, परंतु मैं सदा यहीं रहना चाहती हूँ। मैं मोहन से प्रेम करने लगी हूँ और मुझे उसके साथ विवाह करना है, परंतु मोहन के परिवार में जिस भी युवक का विवाह होता है, उसका पुत्र 10 वर्ष होने के बाद उस युवक की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण से मोहन विवाह के लिए हाँ नहीं कर रहा है। वो मुझसे प्रेम तो करता है, परंतु मेरे भाग्य में वैधव्य ना हो, इसलिए वो चिंतित है। मोहन के पूर्वजों के हाथों से एक बार एक जादूगरनी की हत्या हो गई थी। वो जादूगरनी अपने पुत्र की 10वीं जन्म तिथि मनाने का आयोजन कर रही थी। उस समय मोहन के एक पूर्वज को उस समय के महाराज ने एक शेर को मारने के लिए भेजा था। उनका तीर का निशाना चूक गया और वो तीर जाकर उस जादूगरनी के शरीर को भेद कर चला गया। जादूगरनी ने अपने प्राण बचाने के लिए अपने जादू का उपयोग किया, परंतु उसके जादू का प्रभाव होने तक उसके शरीर से प्राण छूट गए थे। जादूगरनी का शरीर इतने वर्षों के पश्चात भी वैसे का वैसा है। परंतु बाबा, उस शरीर का तो नाश हो जाना चाहिए था। हाँ, परंतु जादूगरनी के जादू ने उसके शरीर को जीवित रखा है, केवल उसमें प्राण नहीं है। जादूगरनी के पुत्र को जब ये बात पता चली, तब उसने जादूगरनी के शरीर को उस वन में छुपा कर रखा है। जादूगरनी के पुत्र ने श्राप दिया है कि जिस किसी ने मेरी माँ की हत्या की है, उसकी और उसके परिवार में जब कोई पुत्र 10 वर्ष का हो जाएगा, तब उसके माता पिता की मृत्यु हो जाएगी। जब तक जादूगरनी के उस शरीर का दाह संस्कार नहीं हो जाता, तब तक उस श्राप का निवारण नहीं हो सकता। साधु बाबा, मेरी सहायता कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मेरे प्रेम को सदा सुरक्षित रखने के लिए क्या करना होगा, ये मुझे बताइए। मैं पूर्ण प्रयास करूँगी। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पुत्री, ये कार्य तुम ही कर सकती हो। तुम्हें उस वन में जाकर जादूगरनी के शरीर को जलाना होगा। जादूगरनी के पुत्र ने अपनी माता के शरीर को उस घने वन में एक बरगद के पेड़ के नीचे छुपा कर रखा है। वहाँ उसने एक दिया प्रज्वलित किया हुआ है, जिसकी ज्योति काले रंग की है। तुम्हें उस दिए को बुझाना है। वो दिया बुझ जाने के बाद तुम्हें जादूगरनी का शरीर मिल जाएगा। मैनावती साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर मोहन के आने से पहले ही वन में चली जाती है। मैनावती उस बड़े बरगद के पेड़ को ढूंढने लगती है। वन के और भीतर जाने के बाद मैनावती को वो पेड़ दिखाई देता है। मैनावती देखती है कि वहाँ एक काली ज्योति का दिया प्रज्वलित था। मैनावती ने अपने मुख से फूंक मारकर उस दिए को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो दिया बुझ नहीं रहा था। अब क्या करूं? ये दिया तो बुझ ही नहीं रहा है। अवश्य इस दिए को जादू से प्रज्वलित किया गया है। इसका काट मुझे ढूंढना ही होगा। मैनावती कुछ विचार करती है और फिर उस दिए को उल्टा करके रख देती है। जैसे ही दिया उल्टा हो जाता है तो उसकी ज्योति बुझ जाती है और मैनावती को जादूगरनी का शरीर दिखने लगता है। मैनावती जादूगरनी के शरीर को जला देती है। जादूगरनी के पुत्र की जादू नष्ट हो जाती है और मैनावती मोहन के घर आने के लिए लौटती है। वहाँ पर महाराज सत्यवान खड़े होते हैं। बताओ, मेरी पुत्री कहाँ है? तुमने कहाँ छुपा कर रखा है उसे? तुमने ही मेरी पुत्री का अपहरण किया है ना? नहीं महाराज, मैंने राजकुमारी का अपहरण नहीं किया है। असत्य मत बोलो। मुझे जानकारी मिली है कि राजकुमारी नैनावती पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे पास ही हैं। ये बात सत्य है महाराज कि राजकुमारी मेरे घर पर रही हैं, परंतु मैंने उनका अपहरण नहीं किया है।
सेवकों, इस दुष्ट मनुष्य ने स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इसे अभी के अभी बंदी बना लो। रुकिए पिताश्री। पुत्री, तुम कहाँ थी इतने दिनों तक? इस दुष्ट ने तुम्हें ज्यादा पीड़ा तो नहीं दी ना? नहीं पिताश्री, मोहन ने मेरा अपहरण नहीं किया है। इसने तो मेरी उन शत्रु सिपाहियों से रक्षा की है। उन शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए भाग रही थी मैं, तब मैं एक कुएं में गिर गई और डूबने लगी थी। मोहन ने कुएं में कूदकर मेरे प्राणों की रक्षा की और मुझे सुरक्षा पूर्वक अपने घर में छुपा कर रखा। इतने दिनों में मोहन ने एक क्षण के लिए भी मुझे असुविधा नहीं होने दी। मेरी बहुत सेवा की। ठीक है पुत्री, अब चलो राजमहल। तुम्हारी रक्षा करने के लिए इस मनुष्य को हम उचित उपहार देंगे। नहीं पिताश्री, सिर्फ उपहार नहीं, इसे कुछ और भी देना चाहिए। पिताश्री, मैं मोहन से प्रेम करती हूँ और मैंने इसे वचन दिया है कि मैं इसी के साथ ही विवाह करूंगी। परंतु राजकुमारी, मैंने तो आपको बताया था ना कि विवाह के पश्चात क्या होता है। हाँ मोहन, परंतु अब कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हारे उस श्राप का निवारण कर दिया है। फिर मैनावती साधु बाबा की बताई हुई सारी बात सत्यवान और मोहन को बता देती है। सत्यवान अपनी पुत्री का आग्रह टाल नहीं पाते। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी मैनावती और मोहन का विवाह संपन्न हो जाता है। राजकुमारी अपने अद्भुत वचन का वहन करते हुए मोहन के साथ प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। चंपक बहुत निर्धन आदमी था। एक टूटे फूटे घर के सिवा उसके पास और कुछ भी नहीं था। ना तो उसका घर था और ना ही कोई परिवार। एक दिन वो भूखा प्यासा जा रहा था। कैसी जिंदगी जी रहा हूँ मैं भगवान। ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरा कोई परिवार है। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। वैसे भी किसी को मेरे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चंपक अपनी जिंदगी से तंग आकर नदी पर अपनी जान देने जा रहा था। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक मुर्गी अपने एक अंडे के पास बैठी हुई है। तभी वहाँ एक बड़ा बिल्ला आता है। बिल्ला अंडे के पास आने लगता है। उसे पास आता हुआ देख मुर्गी अपने पंख फड़फड़ाने लगती है। बिल्ला उस अंडे को अपने मुंह में पकड़ लेता है। बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। मुर्गी की आवाज सुनकर चंपक वहाँ जाता है। मुर्गी के अंडे को बिल्ले के मुंह में देखकर चंपक वहीं पड़ा हुआ एक डंडा उठाता है और बिल्ले को पीटने लगता है। छोड़ छोड़ उस अंडे को। एक माँ के सामने उस बच्चे को खाने वाला है तू। छोड़ दे उसे। चंपक जोर जोर से बिल्ले को पीट रहा था। बिल्ला अंडे को छोड़कर भाग जाता है। फिर तुमने आज मेरे इस अंडे की रक्षा करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया। ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन तुम एक मुर्गी होकर हम इंसानों की भाषा में कैसे बात कर रही हो? वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। लेकिन ये बताओ कि तुम इतने मायूस होकर कहाँ जा रहे थे? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। क्या जान देने जा रहे थे? जान देना ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन मैं जीकर भी क्या करूँ? मेरे जीने का कोई आधार नहीं है और ना ही कोई फायदा। नहीं, ये कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी इस समस्या से बाहर निकलने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, ये मेरा अंडा। कुछ दिनों के बाद इससे एक मुर्गी बाहर आएगी जो तुम्हें रोज अंडे देगी। तुम उन अंडों को बेचकर अपना गुजारा कर सकते हो। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम अपना जीवन सुधार सकोगे। क्या मुर्गी रोज अंडे देगी? हाँ, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। अभी तो तुम सिर्फ ये अंडा लेकर अपने घर जाओ और अपनी जान देने का विचार हमेशा के लिए त्याग दो।
चंपक मुर्गी का दिया हुआ अंडा लेकर घर आता है। कुछ दिनों के बाद उस अंडे से एक बड़ी मुर्गी बाहर आती है, जो आते ही कुछ अंडे डालती है। अरे ये तो चमत्कार हो गया। इस अंडे में से तो इतनी मुर्गी बाहर आई हैं और उसने आते ही इतने अंडे डाल दिए। मुझे तो लगता है कि ये मुर्गियां कुछ चमत्कारी हैं। चलो अब इन अंडों को बेच कर आता हूँ। चंपक अंडे बेचने चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं। चंपक अब रोज अंडे बेचने जाता था और उसे अच्छे पैसे भी मिलते थे। एक दिन अरे चंपक, तुमने कितनी मुर्गियां पाली हैं? रोज अंडे बेचने जाते हो। राव जी, मैंने तो एक ही मुर्गी पाली है। मेरे पास ज्यादा मुर्गियां रखने की जगह कहाँ है? क्या? सिर्फ एक मुर्गी? एक मुर्गी इतने अंडे देती है रोज? कमाल है। हाँ, मेरी मुर्गी कमाल की तो है। कुछ दिनों के बाद उस राज्य के महाराज की पत्नी बहुत बीमार हो जाती है। उनकी कमजोरी किसी भी औषधि से कम नहीं हो रही थी। तब महाराज, महारानी इतने दिनों से बीमार हैं, उनकी कमजोरी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो महारानी का स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। मैं तो उसी के बारे में विचार कर रहा हूँ महामंत्री जी, परंतु समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या उपाय करें कि महारानी की कमजोरी कम हो जाए। वैद्य जी की सभी औषधि देकर देख ली, कई प्रकार के सूखे मेवे और फलों का रस भी महारानी को पिलाया, उत्तम प्रकार का भोजन दिया, गाय का शुद्ध दूध और घी भी खिलाया, परंतु महारानी के शरीर में शक्ति आ ही नहीं रही। 2 कदम चलते ही महारानी गिर जाती हैं। उन्हें ऐसे सदा सोए हुए देखना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे उनके स्वास्थ्य की बहुत चिंता हो रही है। महाराज, मैंने कहीं सुना था कि यदि किसी बीमार या कमजोर व्यक्ति को देसी मुर्गी के अंडे खिलाए जाएं, तो उसमें तुरंत शक्ति आ जाती है। यदि हमने महारानी को देसी अंडे खिलाए तो कदाचित उनमें भी शक्ति आ जाएगी और उनकी कमजोरी कम हो जाएगी। क्या? देसी अंडे? हाँ महाराज, हमने आज तक इतने उपाय किए हैं, एक उपाय और करके देखते हैं। परंतु हमारे राज्य में देसी अंडे कहाँ मिलेंगे? वो तो मैं ढूंढता हूँ महाराज, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। ढूंढिए मंत्री जी, यदि ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसके पास देसी अंडे मिल सकते हैं तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। मंत्री अपने सेवकों से कहकर राज्य में देसी अंडे कहाँ मिलते हैं ये ढूंढने को कहता है। सेवक पूरे राज्य में जाकर ढूंढने लगते हैं। महाराज के सेवक को देखकर एक लालची व्यक्ति झागन लाल, क्या हुआ सेवक, आप किसे ढूंढ रहे हैं? महारानी बहुत बीमार हैं और कमजोर हैं, इसीलिए महाराज ने आदेश दिया है कि यदि किसी के पास देसी मुर्गी के अंडे मिले तो वो जाकर महाराज से भेंट करें। महाराज उस व्यक्ति को मुंह मांगा इनाम देने वाले हैं। क्या? मुंह मांगा इनाम? अरे वाह! सेवक आगे चला जाता है। तभी छगन लाल को राव जी मिलता है। अरे राव जी, तुमने सुना अभी सेवक ने क्या कहा? हाँ हाँ, पता है मुझे। महारानी का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए महाराज को देसी अंडे बेचने वाले की तलाश है। क्या तुम जानते हो ऐसे किसी व्यक्ति को? हाँ हाँ, हमारे राज्य में एक ही तो है चंपक, जिसके पास एक मुर्गी है जो रोज उसे अंडा देती है। क्या? एक मुर्गी और वो भी रोज अंडे देती है? कुछ अजीब बात नहीं है ये? हाँ, अजीब तो है, परंतु वो तो यही कहता है कि उसके पास एक ही मुर्गी है। छगन लाल के लालची मन में एक बात आती है। वो चंपक के पास आता है और सुनो चंपक, मैं छगन लाल हूँ, इसी राज्य में रहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक मुर्गी है। मैं उस मुर्गी को खरीदना चाहता हूँ। परंतु मैं उस मुर्गी को बेचना नहीं चाहता। अरे जानता हूँ, लेकिन यदि तुम वो मुर्गी बेच दोगे तो तुम्हारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। मैं समझ सकता हूँ, उस मुर्गी से मिलने वाले अंडे से ही तुम अपना गुजारा करते हो, इसीलिए मैं तो तुम्हें उसके उचित दाम भी दूंगा।
चाहे तो थोड़े ज्यादा पैसे ले लेना, लेकिन ये मुर्गी मुझे दे दो। बात दाम की नहीं है महोदय, परंतु मुझे मुर्गी को बेचना ही नहीं है। आप कितना भी दाम दे दीजिए, परंतु मैं मुर्गी को बेच नहीं सकता। बड़े हठी हो तुम। मैं इतने ज्यादा दाम देकर तुम्हारी मुर्गी खरीदना चाहता हूँ, परंतु तुम्हें उसे बेचना नहीं है। सोने की मुर्गी है क्या तुम्हारी? हाँ, अरे रखो अपनी मुर्गी अपने पास ही। छगनलाल गुस्से से चंपक के घर से चला जाता है। अगले दिन छगनलाल महाराज के पास आता है। महाराज, महाराज, मुझ पर दया कीजिए। कौन हो तुम और क्या हुआ है तुम्हारे साथ? महाराज, मैं आपके राज्य का सामान्य नागरिक हूँ। अंडे बेचने का काम करता हूँ। मैंने कल आपके एक सेवक से सुना, महारानी के उपचार के लिए आपको देसी अंडे की आवश्यकता है। मैं अपनी देसी मुर्गी आपके पास लेकर ही आ रहा था कि तभी चंपक नाम के एक व्यक्ति ने मेरी मुर्गी चुरा ली और उसे अपने घर में छुपा कर रखा है उसने। क्या इतना बड़ा अपराध? महारानी के उपचार हेतु लाई जाने वाली मुर्गी की चोरी की उस दुष्ट ने? ये तो राजद्रोह है। सिपाहियों, अभी जाकर बंदी बना लो उस दुष्ट चंपक को और मेरे सामने लेकर आओ। सिपाही जाकर चंपक को पकड़कर ले आते हैं। छगनलाल मन ही मन हंस रहा होता है। क्या हुआ महाराज? मुझे ऐसे पकड़कर यहाँ क्यों लाए हैं? इतना बड़ा राजद्रोह किया है तुमने और पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया है? इतना बड़ा अपराध करते हुए तुम्हें थोड़ा सा भी भय नहीं लगा? अपराध? राजद्रोह? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इतने भोले मत बनो चंपक। ये छगनलाल जब अपनी मुर्गी राजमहल ला रहा था तब तुमने उसकी मुर्गी चुराई, ये जानते हुए भी कि महारानी को देसी अंडे खाने की आवश्यकता है। यदि उन्हें अंडे नहीं खिलाए गए तो उनका स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा। नहीं महाराज, वो मुर्गी मेरी है और सच में मुझे महारानी के स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं खुद यहाँ रोज आकर अंडे दे जाता। मेरी मुर्गी तो बहुत सारे अंडे देती है। ये छगनलाल झूठ बोल रहा है। महाराज, इसके पास कोई मुर्गी नहीं है। उल्टा ये मेरी मुर्गी मुझसे खरीदने के लिए मेरे घर आया था। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। यही आया था मेरे पास आपकी घोषणा सुनकर। जब सेवक ने बताया कि जो भी व्यक्ति महारानी के लिए देसी अंडे ले जाएगा उसे महाराज मुंह मांगा इनाम देंगे। ये सुनकर इसके मन में लालच आ गया होगा, इसीलिए मेरी मुर्गी पानी के दाम में मांग रहा था मुझसे। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। सच तो ये है कि ये छगनलाल आया था मेरे घर और 2 गुनी कीमत देकर मेरी मुर्गी खरीदना चाहता था। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारे घर जो मुर्गी है वो तुम्हारे पास कैसे आई? महाराज, उस मुर्गी की माँ ने ही मुझे एक अंडा दिया था जिससे वो मुर्गी बाहर आई थी। मुर्गी की माँ ने? अर्थात एक मुर्गी ने तुम्हें अपना अंडा दिया था? हाँ महाराज, उस मुर्गी ने कहा था कि इस अंडे से जो मुर्गी बाहर आएगी वो रोज अंडे देगी। मुर्गी ने कहा था? वो मुर्गी हम मनुष्यों की भाषा में बात कर रही थी? हाँ महाराज, वो मुर्गी हमारी भाषा में बोल रही थी। अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम असत्य बोल रहे हो। एक मुर्गी हमारी भाषा में कैसे बात कर सकती है? सिपाहियों, इस दुष्ट राजद्रोही को दंड दे दो। सिपाही चंपक को ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ वही मुर्गी प्रकट हो जाती है जिसने चंपक को अपना अंडा दिया था। रुकिए महाराज, चंपक सच बोल रहा है। मुर्गी को इंसानी भाषा में बात करता हुआ देख सभी चौंक जाते हैं। देखा महाराज, मैं सच बोल रहा था ना, ये मुर्गी हमारी भाषा में बात करती है। हाँ महाराज, चंपक सच बोल रहा है। मैंने ही उसे मेरा अंडा दिया था। उस दिन चंपक ने मेरे अंडे को एक बागड़ बिल्ले से बचाया था, मेरी मदद की थी, इसलिए मैंने खुश होकर उसे मेरा अंडा दिया था। वो सब तो ठीक है, परंतु तुम हमारी भाषा में बात कैसे कर सकती हो? इसका रहस्य क्या है? महाराज के ऐसे पूछते ही रोशनी छा जाती है और मुर्गी की जगह एक सुंदर परी प्रकट होती है।
महाराज, मैं असल में एक परी हूँ। परी लोक एक बार एक दासी परी मेरी सहायता मांग रही थी, लेकिन मैंने अपने घमंड में आकर उसे सहायता करने से ना कहा था। जब ये बात हमारी परी रानी को पता चली, तब उन्होंने मुझे उस परी की सहायता न करने के लिए दंड दिया। दंड स्वरूप मैं एक मुर्गी बन गई और यहाँ पृथ्वी लोक पर आ गई। परी रानी ने कहा कि जब कोई निर्मल मन का व्यक्ति मेरे संकट में मेरी मदद करेगा, तभी मुझे मदद की कीमत पता चलेगी। केवल इतना ही नहीं, मुझे भी उस व्यक्ति की मुसीबत में उसकी मदद करनी पड़ेगी, तभी मैं उस दंड से मुक्त हो जाऊंगी और फिर से परी लोक चली जाऊंगी। सिपाहियों, चंपक को छोड़ दो। परी की बात सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि ये सच बोल रहा है। महाराज, जब चंपक मुझे पहली बार मिला था, तब वो बहुत विचलित था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वो बहुत निर्धन था, इसलिए वो अपना जीवन समाप्त करने जा रहा था। इसलिए मैंने उसे मेरा चमत्कारी अंडा दिया था, जिससे उसकी परेशानी खत्म हो जाए। अब मेरा अपने परिलोक जाने का समय आ गया है। परी जी, अब आप चली जाएंगी तो क्या जो मुर्गी मेरे घर है वो भी चली जाएगी? नहीं नहीं परी, उस मुर्गी की हमें बहुत आवश्यकता है। महारानी के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए उन्हें देसी अंडे खिलाने की सलाह मिली है। अगर तुम उस मुर्गी को अपने साथ ले जाओगी तो मेरी महारानी कभी ठीक नहीं हो पाएगी। नहीं, वो मुर्गी यही चंपक के पास रहेगी और उसके चमत्कारी अंडे खाकर महारानी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी। परी राजमहल से गायब होकर अपने परिलोक चली जाती है। चंपक, मुझे क्षमा कर देना। मैंने बिना पूरी बात जाने तुम्हें अपराधी समझ लिया। तुम अभी जाकर अपनी मुर्गी के अंडे लेकर आओ। जब तक महारानी की कमजोरी कम नहीं होती, तब तक रोज तुम्हें यहाँ अंडे लेकर आना है। अवश्य महाराज, मैं अभी अंडे लेकर आता हूँ। छगनलाल, तुमने हम सबसे झूठ बोला है। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी बताकर हमारे सामने पेश किया है। तुम अपने लालच में आकर किसी और के साथ इतना बुरा कर रहे थे। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं सच में बहुत लालची बन गया था। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। यदि फिर से किसी के साथ तुमने ऐसा व्यवहार किया तो मैं तुम्हें दंड देने से नहीं चूकूंगा। चंपक अपने मुर्गी के अंडे लेकर आता है और महारानी को खिला देता है। अगले कुछ दिन चंपक की मुर्गी के अंडे खाकर महारानी का स्वास्थ्य सुधर जाता है और वो चलने फिरने लग जाती हैं। महाराज चंपक को बहुत सारा धन देते हैं। चंपक के दोस्त राव जी की पहचान कन्या से चंपक की शादी हो जाती है। चंपक ने परी की दी हुई मदद से उसका जीवन संवर जाता है।